हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 4 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दें, इसके तहत 1 साल तक जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। चाहे तो आप हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप से पढ़ सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप के सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन करके भी हमारा कंप्लीट PDF मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। और इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा। एक बात और बता दें, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारे PDF मटेरियल काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में करना है। इन विच ईयर वर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस? संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्य को किस वर्ष अपनाया गया था? ऑप्शंस आपके सामने है 2015, 2014, 2010 या फिर 2000। तो जल्दी से आप सही आंसर कमेंट कर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ हम डेली स्टैटिक और करंट अफेयर्स के MCQs पोस्ट करते रहते हैं। Who has been appointed as the new chief coach of the Indian men's hockey team? भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, क्रेग फुलटन। आपको जानना चाहिए, इंडियन मेंस हॉकी टीम के नए चीफ कोच यानी कि मुख्य कोच क्रेग फुलटन अपॉइंट किए गए हैं। आपको बता दें, साउथ अफ्रीका से हैं और फिलहाल अब तक जो इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच रहे ग्राहम रीड, उनके इस्तीफे के बाद अब उन्हें सक्सीड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपको जान लेना चाहिए कि सक्सीड किन्हें कर रहे हैं। कोई भी अपॉइंटमेंट होती है तो किसके बदले आ रहे हैं, इसी तरह से स्पोर्ट्स में भी किन्हें सक्सीड कर रहे हैं, तो ग्राहम रीड को सक्सीड कर रहे हैं। आपको जानना चाहिए, जब ये आयरलैंड के कोच थे क्रेग फुलटन, तो इन्हें 2015 FIH मेंस कोच ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया गया था और बेल्जियम टीम के असिस्टेंट कोच भी रहे जब बेल्जियम ने 2018 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जीता। इसी हफ्ते हमने ये भी देखा था कि हॉकी इंडिया ने ऑस्ट्रेलियन डेविड जॉन और BJ करियप्पा और शिवेंद्र सिंह, इनको इंडियन मेंस हॉकी टीम का इंटरिम कोच बनाया था, क्योंकि जो प्रो लीग गेम्स हैं ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के खिलाफ, तो उनके लिए क्योंकि कोई कोच तो नहीं था, ग्राहम रीड पहले इस्तीफा दे चुके थे, तो इसलिए डेविड जॉन, BJ करियप्पा और शिवेंद्र सिंह को इंटरिम कोच बनाया गया था। तो मुख्य कोच कौन है? क्रेग फुलटन। अगर हम हॉकी इंडिया की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना 20 मई 2009 को की गई थी। इससे पहले इंडियन हॉकी फेडरेशन हुआ करता था, उसे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA द्वारा साल 2008 में डिसमिस कर दिया गया था। Who will head the panel set up by the Supreme Court of India to probe अडानी हिंडनबर्ग केस? अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित पैनल का प्रमुख कौन होगा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, अभय मनोहर सापरे। देखिए, आपको जानना चाहिए, जो US बेस्ड शॉर्ट सेलर है हिंडनबर्ग रिसर्च, इन्होंने जो एलिगेशंस, फ्रॉड एलिगेशंस अडानी ग्रुप पर लगाए, उसके बाद जिस तरह से अडानी ग्रुप के जो स्टॉक हैं उनमें गिरावट देखने की मिली है शेयर में, तो उसी को देखने के लिए, उसी की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 6 मेंबर एक्सपर्ट कमेटी बनाई है, ताकि देखा जा सके कि फ्रॉड एलिगेशंस सही हैं या नहीं है। तो इसमें जो ये कमेटी बनाई गई है, इसमें फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस अभय मनोहर सापरे इस कमेटी के प्रमुख हैं। इनके अलावा OP भट्ट हैं, इसमें फॉर्मर चेयरमैन ऑफ SBI, जस्टिस JP देवधर हैं, KV कामत है, नंदन नीलेकानी है और सोमशेखरन सुंदर है।
ये भी इस कमेटी में शामिल है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी, इसे भी ये कहा है कि ये जो अडानी ग्रुप हिंडनबर्ग का जो ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है, इसमें आप अपनी छानबीन जारी रखो और 2 मंथ के अंदर अपनी जो भी आपकी प्रोब है उसको कंप्लीट करो। द फर्स्ट एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग ACWG ऑफ G20 टुक प्लेस इन विच सिटी। भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 की पहली एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में हुई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, गुरुग्राम। देखिए, आपको जानना चाहिए 1 से 3 मार्च 2023 के बीच में इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के तहत फर्स्ट एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग यानी कि ACWG ये गुरुग्राम हरियाणा में संपन्न हुई है। और भारत के पास तो G20 प्रेसिडेंसी है, तो भारत तो अध्यक्ष रहा इस मीटिंग के दौरान, और एक सह अध्यक्ष भी रहे यानी कि को चेयर कंट्री भी रही, ये रही इटली। आप सभी जानते हैं इंडिया के तहत जो G20 प्रेसिडेंसी है, इसका एक बहुत प्यारा सा थीम है, वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। Which of the following has become the first foreign university to receive approval of the International Financial Services Centers Authority (IFSCA) to set up an international branch campus in GIFT IFSC, GIFT City, गुजरात? गिफ्ट सिटी गुजरात में एक अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर IBC स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्वीकृति प्राप्त करने वाला निम्नलिखित में से कौन पहला विदेशी विश्वविद्यालय बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, डेकिन यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया। देखिए, आपको जानना चाहिए, ये आप सभी जानते हैं गिफ्ट सिटी गुजरात में है, और अब यहाँ पर जो डेकन यूनिवर्सिटी है ये एक ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी है, तो ये फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी बन गई है जिसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी यानी कि IFSCA, इससे अप्रूवल मिल गया है कि ये अपना इंटरनेशनल ब्रांच कैंपस यहाँ पर सेटअप कर सकती है। कहाँ? गिफ्ट सिटी गुजरात में। आपको जानना चाहिए जो ये 2022-23 का बजट है, इसके दौरान यूनियन फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, इन्होंने अनाउंस किया था कि वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस विल बी अलाउड इन द गिफ्ट सिटी टू ऑफर कोर्सेज इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिनटेक, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, फ्री फ्रॉम डोमेस्टिक रेगुलेशंस। तो ये जो भी टॉपिक्स हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिनटेक, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, तो इसमें अपने कोर्सेज ऑफर कर सकती हैं जो भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं गिफ्ट सिटी में। तो ऐसा अनाउंस किया गया था 2022-23 में। बाकी आप जानते हैं IFSCA के चेयरपर्सन इंजेति श्रीनिवास हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू इनोग्रेटेड द 7th इंटरनेशनल धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस इन विच सिटी। 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्मा सम्मेलन का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, भोपाल। देखिए, आपको जानना चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने 7th इंटरनेशनल धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस, जिसे इंडिया फाउंडेशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडिक स्टडीज़ के साथ मिलकर, इसको इनोग्रेट किया। कहाँ पर? भोपाल, मध्य प्रदेश में। वेयर वॉज द फर्स्ट B2B ग्लोबल कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन अंडर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO इनोग्रेटेड? शंघाई सहयोग संगठन SCO के तहत पारंपरिक चिकित्सा पर पहले B2B वैश्विक सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी, गुवाहाटी। देखिए, आपको जानना चाहिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष एंड पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के तहत पहला B2B ग्लोबल कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, इसको इनोग्रेट किया है गुवाहाटी, आसाम में। और जब बात हो रही है ट्रेडिशनल मेडिसिन की, तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक, एक महत्वपूर्ण न्यूज़ आपको बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको सेटअप किया जाएगा जामनगर, गुजरात में। ये एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। इंडियाज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST रेवेन्यूज exceeded 1.49 lakh crore rupees. This was which consecutive month that these revenues surpassed 1.4 lakh crore rupees mark? भारत का माल और सेवा कर GST राजस्व 1.49 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया। यह लगातार कौन सा महीना था जब राजस्व ने 1.4 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया था?
तो ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है 12th। एक्चुअली क्वेश्चन में फरवरी नहीं लिखा है, फरवरी भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, ये फरवरी का डेटा है। फरवरी में 1.49 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया। तब पूछा जा रहा है कि लगातार कौन सा महीना था जब जो ये राजस्व प्राप्त हुआ है ये 1.4 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा रहा है। देखिए इंडिया का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेवेन्यू ये फरवरी 2023 में 12.4% से ग्रो किया है और 1.49 लाख करोड़ रुपीस को पार कर गया है। जो टैक्स रिसीट्स हुई है गुड्स इंपोर्ट से, इसमें 6% की वृद्धि देखने के लिए मिली है। वहीं डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन सर्विसेज इंपोर्ट्स से 15% देखने के लिए मिला है, यदि हम एक साल पहले से इसकी तुलना करें। तो फरवरी में जो जीएसटी कलेक्ट हुआ है ये 1,49,570 करोड़ रुपीस का है और ये 12th सक्सेसिव मंथ है जब हमारा मंथली रेवेन्यू ये 1.4 लाख करोड़ रुपीस से ज़्यादा का रहा है। हालांकि जो जनवरी में प्राप्त हुआ था 1,57,554 करोड़ रुपए का, उससे ये 5.06% कम ही है। सेंट्रल जीएसटी सीजीएसटी से बोलते हैं, सीजीएसटी कलेक्शंस 27,662 करोड़ रुपए रहा फरवरी में। वहीं स्टेट जीएसटी ये आपका 34,915 करोड़ रुपए रहा है। इंटीग्रेटेड जीएसटी 75,069 करोड़ रुपए रहा है। जबकि जीएसटी कंपेंसेशन, ये याद रखिए, जीएसटी कंपेंसेशन सेस ये 11,931 करोड़ रुपए रहा है। अच्छा, जो ये सेस प्राप्त हुआ है 11,931 करोड़ रुपए का, ये जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के बाद से अब तक का हाईएस्ट है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। विच यूनिवर्सिटी रिसीव्ड द पोर्टर प्राइज 2023? किस केंद्रीय मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। देखिए आपको जानना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने पोर्टर प्राइज 2023 प्राप्त किया है। खासकर कि जो इन्होंने कोविड मैनेजमेंट दिखाया है कोविड के टाइम पर, तो उसको देखते हुए पोर्टर प्राइज 2023 ने दिया गया है। ये प्राइज़ अनाउंस किया गया, एक कॉन्फ्रेंस हुई है द इंडिया डायलॉग, जिसे ऑर्गेनाइज किया गया इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस और यूएस एशिया टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सेंटर के द्वारा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। इस कॉन्फ्रेंस का थीम था द इंडियन इकोनॉमी 2023 इनोवेशन, कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस। तो यहाँ पर वर्चुअली प्रेजेंट रहे डॉक्टर मनसुख मांडविया जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, साथ ही राजेश भूषण जो कि सेक्रेटरी है इस मिनिस्ट्री में। आपको जानना चाहिए पोर्टर प्राइज़ ये माइकल ई पोर्टर जो कि एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, रिसर्चर, ऑथर, एडवाइज़र, स्पीकर एंड टीचर रहे हैं, इनके नाम पर दिया जाता है। बेंगलुरु इज होस्टिंग द 61st एडिशन ऑफ द इन्विटेशन कप। दिस टूर्नामेंट इन्वॉल्व्स कंपीटिंग इन विच स्पोर्ट? बेंगलुरु इन्विटेशन कप के 61वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है। इस टूर्नामेंट में किस खेल में प्रतिस्पर्धा होती है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन डी है, हॉर्स रेसिंग। देखिए जो ये मार्च का फर्स्ट वीकेंड है, इसमें बेंगलुरु टर्फ क्लब इन्विटेशन कप को होस्ट कर रहा है। इन्विटेशन कप हॉर्स रेसिंग से संबंधित है और इसका 61st एडिशन है। 1963 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसको रॉयल एरियन क्लब इंडियन टर्फ इन्विटेशन कप बोला जाता है। Which foundation day did the National Commission for Protection of Child Rights NCPCR celebrated on 2 March 2023? 2 मार्च 2023 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है 18th। देखिए आपको जानना चाहिए 2 मार्च 2023 को नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR इन्होंने 18th फाउंडेशन डे अपना सेलिब्रेट किया है और कहाँ पर? प्रधानमंत्री संग्रहालय न्यू दिल्ली में। किस थीम के तहत? एम्पावरिंग गर्ल चाइल्ड के तहत। यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड माइनॉरिटी अफेयर्स स्मृति जुबिन ईरानी ये चीफ गेस्ट रही हैं इस इवेंट में। आप सभी को जानना चाहिए NCPCR चेयरपर्सन है प्रियांक कनुंगो। NCPCR की अगर हम बात करें, एक इंडियन स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको पार्लियामेंट एक्ट के तहत बनाया गया था, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, और ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत कार्य करती है। बोला अहमद तिनुबू वॉन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन विच कंट्री? बोला अहमद तिनुबू ने किस देश में राष्ट्रपति चुनाव जीता? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन सी नाइजीरिया। देखिए बोला अहमद तिनुबू
इन्होंने नाइजीरिया का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है इसमें जीत हासिल की है और नाइजीरिया के फिफ्थ प्रेसिडेंट होंगे जब से नाइजीरिया ने डेमोक्रेटिक रूट को अपनाया 1999 से। उसके बाद से फिफ्थ प्रेसिडेंट ये नाइजीरिया के होने वाले हैं। अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही ये जीत गए हैं। इन्होंने अतीकू अबूबकर को हराया है और फिलहाल अभी तक प्रेसिडेंट कौन रहे यहाँ के? मोहम्मदू बुहारी। तो इनको सक्सीड करेंगे ये बोला अहमद तिनुबू। और वाइस प्रेसिडेंट बने हैं कासिम सेटिमा। नाइजीरिया के बारे में आप जानते हैं, कैपिटल अबूजा है, करेंसी है यहाँ की नायरा। Which edition of the National Conference on Economics of Competition Law was held in New Delhi? प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर राष्ट्रीय सम्मेलन का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 8th। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इकोनॉमिक्स ऑफ कंपटीशन लॉ ये न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका 8th एडिशन आयोजित किया गया है। ये कॉन्फ्रेंस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा ऑर्गेनाइज की गई। आपको बता दें ये हर साल ऑर्गेनाइज की जाती है। साल 2016 से ये ऑर्गेनाइज की जा रही है। किसके द्वारा? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और जो इस कॉन्फ्रेंस का जो इनॉग्रल सेशन रहा है, इसका टॉपिक रहा एंटी ट्रस्ट एंड रेगुलेशन, इंटरफेसेस एंड सिनर्जीज। इंडिया एंड विच कंट्री साइंड अ फ्रेमवर्क मैकेनिज्म फॉर म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशंस। भारत और किस देश ने योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता हेतु एक ढांचागत तंत्र पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया। एक्चुअली इस क्वेश्चन की हिंदी इसी तरह से बनेगी, ये पीआईबी की हिंदी है। देखिए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने एक फ्रेमवर्क मैकेनिज्म फॉर म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशंस इसको साइन किया है, जिसके तहत जो दोनों ही देशों के प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। यदि कोई प्रोफेशनल या फिर स्टूडेंट कुछ स्किल गेन करना चाहता है या ट्रेनिंग करना चाहता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो आने जाने में। तो उससे संबंधित ये फ्रेमवर्क साइन किया गया है। आपको जानना चाहिए, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया है कि हम भारत में जो एग्रीकल्चर एरिया है इसमें $1.89 मिलियन का जो है कंट्रीब्यूशन करेंगे ताकि स्किल प्रोग्राम चलाए जा सकें एग्रीकल्चर के फील्ड में। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो कैपिटल कैनबेरा है, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी आपको जानना चाहिए, एंथोनी अल्बेनीज। विच कंपनी हैज लॉन्च्ड अ टूल एल-लामा टू असिस्ट रिसर्चर्स इन देयर वर्क। किस कंपनी ने शोधकर्ताओं को उनके काम में सहायता के लिए एक टूल एल-लामा लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए मेटा। देखिए, आपको जानना चाहिए कि जो यूएस कंपनी है मेटा, इसने एक नया रिसर्च टूल इजाद किया है जो कि एआई बेस्ड चैटबॉट्स को बनाने में मदद करेगा। आपको बता दें इसका नाम है लार्ज लैंग्वेज मॉडल मेटा एआई एल-लामा। आपको जानना चाहिए स्टेट ऑफ आर्ट फाउंडेशनल लैंग्वेज मॉडल है जिसे रिसर्चर्स को मदद करने के लिए बनाया गया है। जो उनका एआई सब फील्ड है उसमें उनका जो काम है एआई के क्षेत्र में उसमें मदद की जा सके। ठीक है, इससे पहले भी मेटा जो है इस तरह के टूल बना चुका है, जैसे गैलेक्टिका और ब्लेंडर बोर्ड 3। ये हाल ही में शट डाउन कर दिए क्योंकि ये इनकरेक्ट रिजल्ट दे रहे थे। मूडीज हैज़ रेज्ड इंडियाज ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर 2023-24 टू व्हाट परसेंट। मूडीज ने 2023-24 के लिए भारत के विकास अनुमान को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी 5.5%। देखिए, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज, इन्होंने कहा है कि जो भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है उसकी फोरकास्ट 2022-23 के लिए 6.8% है। हालांकि इससे पहले इसने 7% बताई थी। सेम टाइम इन्होंने ये बताया कि 2023-24 के लिए जो भारत की ग्रोथ प्रोजेक्शन है ये 5.5% रहेगी। तो हमारे क्वेश्चन में हमने ये इससे बनाया क्वेश्चन, जो दूसरी लाइन है ना, एट द सेम टाइम इट हैज़ रेज्ड द ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर 2023-24 टू 5.5%। पहले 4.8 बताई, 2023-24 के लिए पहले 4.8 बताई थी, अब बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। लेकिन 2022-23 के लिए पहले इन्होंने 7% बताई थी, लेकिन अब घटाकर 6.8% कर दी है। साथ ही इन्होंने ये बताया कि अगर हम G20 कंट्रीज़ की बात करें तो 2023 में इंडिया की जो ग्रोथ रेट है ये सबसे हाईएस्ट रहने वाली है। इसके बाद फिर चाइना की रहेगी और फिर इंडोनेशिया की रहेगी। Who inaugurated the पूसा कृषि विज्ञान मेला in New Delhi with the theme Nutrition, Food and Environmental Protection with श्री अन्न।
नई दिल्ली में श्री अन्न द्वारा पोषण, खाद्य एवं पर्यावरण सुरक्षा विषय के साथ पूसा कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, नरेंद्र सिंह तोमर। देखिए, आपको जानना चाहिए नई दिल्ली में एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने पूसा कृषि विज्ञान मेला को इनोग्रेट किया है। इसका थीम रहा न्यूट्रिशन, फूड एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन विद श्री अन्न। हाउ मेनी STT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट विल बी प्रोक्योर्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट फ्रॉम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फॉर द इंडियन एयरफोर्स? भारतीय वायुसेना के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से भारत सरकार द्वारा कितने STT-40 बेसिक ट्रेनर विमान खरीदे जाएंगे? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 70। देखिए, आपको जानना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट ने 70 STT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करने का ऐलान किया है, यह अप्रूव सहमति दे दी है। ये जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं इन्हें इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीदा जा रहा है। किससे? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से। कितने की डील है? 6,828 करोड़ रुपीस की ये डील है और 6 साल के पीरियड तक ये सभी सप्लाई करती जाएंगे। आपको बता दें ये टर्बो प्रूफ एयरक्राफ्ट है एंड दे आर डिज़ाइन टू हैव गुड लो स्पीड हैंडलिंग क्वालिटीज़ एंड दे प्रोवाइड better training effectiveness. The government has approved the signing of a contract with which company for the acquisition of 3 cadet training ships at an overall cost of 3,108 crore rupees. सरकार ने 3108 करोड़ रुपए की कुल लागत से 3 कैडेट प्रशिक्षण जहाज़ों के अधिग्रहण के लिए किस कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड। देखिए, आपको जानना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड LNT लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसके तहत 3108 करोड़ रुपए की कॉस्ट से 3 कैडेट्स ट्रेनिंग शिप्स को एक्वायर किया जाएगा। तो जो हमारे ऑफिसर कैडेट्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए, सी में जो उनकी ट्रेनिंग होती है उसके लिए, साथ ही विमेन जो होते हैं वुमेन ऑफिसर है उनकी ट्रेनिंग के लिए, और लोग एवैक्यूएशन का जो प्रोसेस चलाता है ना भारत अलग अलग कंट्री से या फिर अपने नेशनल्स को इवैक्यूएट करता है कहीं संकट से, उसके लिए इन्हें यूज़ किया जाएगा और 2026 तक इनकी डिलीवरी हो जाएगी। हु वॉन द 59th पेन और नाबोको अवार्ड फॉर अचीवमेंट इन इंटरनेशनल लिटरेचर? अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में उपलब्धि के लिए 59वां पेन नाबोको पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, विनोद कुमार शुक्ला। देखिए, आपको जानना चाहिए जाने माने हिंदी राइटर है विनोद कुमार शुक्ला। इन्हें 59th पेन नाबोको अवार्ड दिया गया है इंटरनेशनल लिटरेचर में जो इनकी उपलब्धियां हैं उनको पहचानते हुए। तो ऐसा पेन अमेरिका ने अनाउंस किया है। तो आपको बता दें ये अवार्ड जो है एनुअली दिया जाता है किसी भी लिविंग ऑथर को जो जीवित हैं और काफ़ी शानदार जिन्होंने लिटरेचर के काम में काम किया हो। इनके नोटेबल वर्क्स की अगर हम बात करें तो हैं नौकर की कमीज, और पोइट्री कलेक्शन भी इनका सब कुछ होना बचा रहेगा। और आपको बता दें कि मिस्टर शुक्ला इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है 1999 में। इनकी रचना दीवार में एक खिड़की रहती थी इसके लिए। तो ये भी महत्वपूर्ण अवार्ड है, याद रखिएगा। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर अब हम देखने वाले हैं। वेन इज द वर्ल्ड हियरिंग डे सेलिब्रेटेड? आंसर इज March 3rd और इस बार थीम रहा ईयर एंड हियरिंग केयर फॉर ऑल, लेट्स मेक इट अ रियलिटी। विच कंट्री होस्टेड द म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस? जर्मनी। विच कंट्री टेस्टेड Hwasong 15 intercontinental ballistic missile? North Korea. Which country's football player Sergio Ramos announced his retirement? Spain. Which edition of the Pragati Interaction meeting was chaired by Prime Minister Narendra Modi 41st? In which city did India and Egypt hold their third joint working group on counter-terrorism meeting? Answer is New Delhi. और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाउ मेनी क्लीन प्लांट सेंटर्स टू बी सेट अप इन इंडिया? In which city will Boeing's first global support center be set up? Which state government organized the first state-level shrimp mela? Where has Union Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Purushottam Rupala laid the foundation stone of the frozen cement station? How many seats are there in all 3 northeastern states?
त्रिपुरा, मेघालय एंड नागालैंड, हुज लेजिस्लेटिव इलेक्शन रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड रिसेंटली। तो सब में एक बराबर सीट है इन तीनों राज्यों में, हाल ही में इनमें चुनाव हुए हैं, आपको बतानी है कितनी सीट्स हैं। तो इन 5 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही गाइस करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज जैसा हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।